ये छात्रों, आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए और उससे भी ऊपर अगर कोई पीजी में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह सबसे पहला मैं टॉपिक लिया हूँ, काव्य का प्रयोजन। आप जानते हैं बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है, चाहे वह मंद बुद्धि क्यों न हो। कभी स्वाभाविक रूप से विद्वान है तो उनका प्रयोजन होगा, कुछ न कुछ उनका पर्पस होगा, उद्देश्य होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कोटेशन, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। कहा कि बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि बालक भी, मंद बुद्धि व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है, किसी कार्य में अग्रसर नहीं होता है। फिर जो कभी विद्वान है उनका कहना ही क्या। तो स्वाभाविक है इनका प्रयोजन है। अब हम विषय वस्तु पर आना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, एक बहुत बड़े विद्वान हुए आचार्य मम्मट, कश्मीर के कवि थे मम्मट। तो ये मम्मट जी ने लिखा अपने, एक रचना है उनकी काव्य प्रकाश। एक काव्य प्रकाश ग्रंथ है, इसकी कारिका संख्या 2। इसमें कई कारिकाएं हैं, तो कारिका संख्या 2 में उन्होंने काव्य प्रयोजन बताया है। काव्य का प्रयोजन क्या है, कोई भी कवि काव्य क्यों लिखता है, उनके लिखने का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए उन्होंने एक कारिका लिखा मम्मट जी ने, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः परिनिवृते कांता संमितयोपदेशयुजे। एक कारिका है उन्होंने, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः परिनिवृते कांता संमितयोपदेशयुजे। कहा कि काव्य का पहला प्रयोजन है काव्यम यशसे। आपने देखा काव्यम यशसे, तादर्थे चतुर्थी एक सूत्र है, तस्मै कार्याय इदं तादर्थ्यम तस्मिन् चतुर्थी स्यात्। जिस कार्य के लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी होती है। तो यहाँ काव्य की रचना कर रहे हैं कवि यश प्राप्ति के लिए, इसलिए यशसे में चतुर्थी लगी है। व्याकरण भी थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ तो चतुर्थी है प्रयोजन बताने में। काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है, यश प्राप्ति। कोई भी कवि का पहला उद्देश्य होता है काव्य रचना करना, उसका उद्देश्य होता है यश प्राप्ति। उसके आगे इसकी व्याख्या जब की गई, इसकी वृत्ति, हर कारिका की वृत्ति होती है, उसमें आया कि कालिदासादि नामिव जसः। अब कैसे काव्यम से उसके वृत्ति में दिया कि कालिदासादि नाम इव यशः, कालिदासादि नाम इव यशः। ये यश किसकी तरह, जैसे कालिदास जैसे कवियों की तरह कालिदास ने अपनी रचना करके यश प्राप्त किए, यशोपार्जन किए। तो को अपि कवि यदि काव्यम रचयति काव्यम करोति तर्हि प्रथमः उद्देश्यः भवति यश प्राप्ति। यश प्राप्त्यर्थम एव कालिदास आदि कवयः काव्य रचनाम अकुर्वन् कृतवन्तः। एतद् भावः कालिदास आदि नामिव जसः। कालिदास आदि कवियों की तरह उन्होंने यश प्राप्त किया। दूसरा प्रयोजन उन्होंने बताया अर्थकृते। जीवने अर्थस्य आवश्यकता वर्तते सर्वे जानन्ति, अतः अर्थोपार्जनार्थम। दूसरा प्रयोजन दिया अर्थकृते, मतलब अर्थोपार्जन के लिए। अर्थोपार्जन के लिए कोई भी कवि अर्थोपार्जनार्थम, अर्थोपार्जन के लिए, अर्थोपार्जन माने अर्थ का उपार्जन। जीवन में व्यवहारिक कुछ पक्ष होते हैं जिसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, जीवन निर्वहन के लिए, अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए। इसलिए उनका दूसरा उद्देश्य होता है अर्थोपार्जन। अर्थ के उपार्जन के लिए वो कवि काव्य रचना करते हैं। चूंकि काव्य की रचना के बाद उनका जो पेटेंट होता है और प्रकाशित होता है, तो प्रकाशक से उन्हें उसके बदले जो पेटेंट होता है उसके बदले उन्हें मुद्रा राशि मिलती है। यह उनका दूसरा प्रयोजन है। पहला प्रयोजन यशोपार्जनार्थम, दूसरा प्रयोजन अर्थोपार्जनार्थम। इसके लिए उन्होंने दिया कि श्री हर्षादेर्धावकादि नाम एव धनम, हर्षादेर्धावकादि नाम एव धनम। कहा कि जैसे हर्ष आदि कवियों ने
कहता है कि हर्ष की श्री हर्ष जो थे, जो कन्नौज के शासक थे, जिनकी रचना रत्नावली माना जाता है, या प्रियदर्शिका है, नागानंद है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि धावक जैसे कवि थे, उन्होंने अपने पर्याप्त धनराशि लेकर हर्ष के नाम से रचना प्रकाशित करवा दी। यानी रचना थी धावक की, लेकिन हर्ष राजा थे और इनके द्वारा इन्हें धन मिला और इन्होंने जो अपनी रचना करके हर्ष के नाम से प्रकाशित करवा दिया, ऐसी वृत्ति में आया है, वो मैंने पढ़ा। तो हर्ष आदि जैसे धावक आदि कवियों को धन दे करके अपने नाम से रचना कराए, तो इनका उद्देश्य था अर्थोपार्जन, तो इसीलिए ये अर्थकृत्य। दूसरा प्रयोजन कोई भी कवि का होता है काव्य रचना का, अर्थोपार्जन के लिए। तीसरा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान, तीसरा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान के लिए। अब मैं तीसरे प्रयोजन पर आ रहा हूं। तीसरा प्रयोजन है व्यवहार विधेय। दो बता दिया था मैंने, यशसे और अर्थकृत्य। तीसरा है व्यवहार विधेय, यानी व्यवहार ज्ञान के लिए। कोई भी कवि चाहता है कि हम काव्य रचना करते हैं तो हमारे पाठकों को कुछ व्यवहार ज्ञान मिले, व्यवहार ज्ञान के लिए। ये व्यवहार ज्ञान क्या है? बिहेवियर, एटिक्वेट, शिष्टाचार। इसका भी ज्ञान हमें काव्यों को पढ़ने से मिलता है। जैसे रामायण पढ़ते हैं तो बहुत सारे, राम का क्या कर्तव्य है, सीता का क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान होता है। इसीलिए व्यवहार ज्ञान के लिए हमें उसमें वृत्ति में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो रामादिवत वर्तितव्यम। तो तीसरा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान के लिए, यानी व्यवहार ज्ञान, बिहेवियर का ज्ञान, व्यवहार ज्ञान कैसे हो। तो रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इति उपदेशम। व्यवहार ज्ञान के क्रम में रामायण में आया है कि हमें राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि रावण की तरह। यह व्यवहार ज्ञान, यानी सज्जनता, शालीनता, सत्पात्र, मानवीयता, मनुष्यता होनी चाहिए। तो यह व्यवहार ज्ञान हमें काव्यों के पढ़ने से मिलता है। कवि का एक प्रयोजन व्यवहार ज्ञान दिलाना भी होता है, इसलिए उन्होंने लिखा व्यवहार विधेय। और चौथा प्रयोजन है शिवेतरक्षतये। शिवेतर शब्द है, शिवेतरक्षतये लिखा हुआ है। पढ़ने में इसको जब तोड़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, शिव जोड़ इतर। तो शिव से इतर क्या होगा? शिव का अर्थ होता है शिव जोड़ इतर, शिवेतर हो गया। अतस्य क्षतये, क्षतये मतलब होता है विनाशार्थम, यानी शिव से इतर हो गया अमंगल, यानी अमंगल के विनाश के लिए, अमंगल के विनाशार्थ या अमंगल के विनाश के लिए। कोई भी कवि अपनी काव्य रचना करता है कि इससे पाठकों को अमंगल का विनाश हो, यानी उनके जीवन में जो अमंगल है उसका विनाश। जैसे आप देखते होंगे, एक बार कालिदास को कुष्ठ हो गया था, तो उन्होंने क्या किया था? रघुवंशम की रचना की। रघुकुल, सूर्यवंश, सूर्य के कृपा से कुष्ठ रोग दूर होते हैं। और पांचवा प्रयोजन है सद्य पर निवृत्त, माने परमानंद प्राप्ति के लिए। शीघ्र ही आपको परमानंद की प्राप्ति कराने वाला काव्य होता है, अलौकिक आनंद देने वाला। इसका पांचवा प्रयोजन है। और छठा प्रयोजन है कांता संमित उपदेशुजे, यानी स्त्री के समान सरस बातों में उपदेश देने वाला यह काव्य होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि काव्य के 6 प्रयोजन हैं। इन 6 प्रयोजनों के कारण कोई भी कवि काव्य की रचना करता है। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।